हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक एसएफडी और बीएमडी देखने वाले हैं, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और आज इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक क्वेश्चन सब जो भी होता है कि सिंपली सपोर्टेड केस में PL/4 क्यों होता है, या फिर यूडीएल के केस में WL²/8 क्यों होता है, कैंटिलीवर के फ्री एंड पे जीरो बेंडिंग मोमेंट क्यों होता है। ऐसा क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है वो सब बन जाए, इस तरह का ये लेक्चर अभी बनने वाला है। और हाँ, जब भी आपको शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लीजिए कभी मेंस के लिए पढ़ना है, तो उससे पहले ये वीडियो देखने से क्या होगा कि जो भी छोटा छोटा पॉइंट होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो सारा कंसेप्ट ये सिर्फ आपको एक वीडियो में अभी मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अच्छा, इसको बनाने के लिए हम लोग किसी भी तरह का इक्वेशन का यूज यहाँ नहीं करने वाले हैं कि कहीं सेक्शन पे x मान रहे हैं, वो सब हम लोग मेंस में करेंगे। बट प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना शियर फोर्स है और कहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग कंपटीशन का जब भी तैयारी करते हैं तो हम लोग का कॉलेज का जो मेथड होता है उसको छोड़ना पड़ता है। अगर हम उसी मेथड में उलझ के रह जाते हैं तो होता क्या है कि किसी भी एग्जाम में आपको टाइम कम होता है और उसी टाइम में हमको बनाना होता है। तो हम लोग समझेंगे कि किस तरह से कम टाइम में बना सकते हैं। तो सबसे पहला केस जो सबसे बेसिक केस है। अच्छा, इस शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स जो होता है, यानी कि dV/dx जो होता है, वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है, W के बराबर। ये पहला जो है रिलेशन नोट कर लेंगे। ये शियर फोर्स, V से शियर फोर्स, dV/dx लोड इंटेंसिटी के बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और दूसरा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि dm/dx जो है वो होता है शियर फोर्स V के बराबर। तो ये दो रिलेशन आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, dm/dx = V और dV/dx = V। अब इसी में आपको पता है कि ये तो स्लोप होता है ना, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप है और dV/dx शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप है। आपको एक बात पता होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो जीरो आता है। यानी कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर m हमारा कांस्टेंट है, अगर m हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट हो जाए, तो जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा dm/dx वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब dm/dx तो शियर फोर्स होता है, इसका मतलब वहां पे हम लोग को शियर फोर्स जो है वो जीरो। ये dm/dx जीरो कहने का मतलब क्या है कि हमारा वहां पे शियर फोर्स जीरो होता है। तो ऐसा समझेंगे कि जहां पे शियर फोर्स जीरो होता है वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, या फिर जहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है वहां पे शियर जीरो होता है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये दो रिलेशन और वहां का क्या ऑब्जेक्टिव है ये मैंने आपको बताया। अब ध्यान ये देना है कि ये दो रिलेशन के हेल्प से हम लोग, बस यही दो रिलेशन हम यूज करने वाले हैं, बाकी और तीसरा कोई रिलेशन उस तरह का एज सच यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का। इसको आप लोग पता है हिंज सपोर्ट होता है, और इस तरह से हम लोग लाइन से बीम को शो कर देते हैं, और ये हम लोग को रोलर सपोर्ट होता है। क्या कोई बता सकते हैं कि अभी अगर हम इस तरह से बीच में P लोड लगाए हुए हैं, L/2 और L/2 के डिस्टेंस पे है, तो क्या कोई बता सकता है कि इस बीम का ds कितना होता है? इस बीम का ds कितना होता है? ds, तो आप लोग क्या करते हैं, कि आप लोग बोलते हैं इस तरह से कि हिंज सपोर्ट है ना सर, तो हिंज सपोर्ट पे क्या होता है ना कि दो रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन और एक, जैसे ये पॉइंट ए है तो एक हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन इस तरह से बीम अभी यहाँ पे लिए हुए हैं, और एक वर्टिकल रिएक्शन VA, और एक रोलर सपोर्ट है ना सर। तो हम लोग जानते हैं कि रोलर सपोर्ट पे ना सर हॉरिजॉन्टल तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो व्हील है, ये तो चल जाएगा आगे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन नहीं आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन है VB, अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट B है। तो आप लोग बोलते हैं कि DS निकालने का बहुत अच्छा DS क्या होता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो DS का मतलब होता है कि कितना से आपका बीम जो है इनडिटर्मिनेट है, यानी कि कितना चीज आपके पास अननोन है माइनस नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो तीन हमारे पास ये अननोन चीज है, HA, VA और VB। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग तीन, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन होता है, Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0, समेशन ऑफ Mz = 0। और आप लोग बोलते हैं कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसलिए सर DS इसका 0 है। देखिए, ये आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि DS कितना है, तो शायद आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सोचना
सही है, क्योंकि आपका एग्जाम में ये ds इक्वल टू 0 इज करेक्ट। लेकिन आपका ये जो थिंकिंग प्रोसेस है कि दो रिएक्शन यहाँ पे और एक रिएक्शन यहाँ पे और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सरासर रटा हुआ ज्ञान है। बिल्कुल यहाँ पे रिएक्शन 2 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे 2 रिएक्शन मैक्सिमम आ सकता है ना। रिएक्शन है ये HA और BA, क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। और रिएक्शन दोस्तों तभी आता है जब उस पर कोई एक्शन आ रहा होता है, यानी कि रिएक्शन होता है एक्शन का। विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। तो जब इस बीम पे कोई हॉरिजेंटल में एक्शन ही नहीं है, यहाँ पे प्योर वर्टिकल लोड हम लगाए हुए हैं, जब यहाँ पे बीम पे कोई हॉरिजेंटल लोड ही नहीं है, तो फिर आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन यहाँ कहाँ से आ गया। इसका मतलब है आप लोग रटे हुए हैं कि हिंज पे 2 आता है। हिंज पे 2 आ सकता है, रोलर पे 1 आ सकता है, फिक्स्ड पे 3 आ सकता है, लेकिन आएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि लोडिंग कैसा है, लोडिंग क्या है। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है, यानी कि यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं है। तो फिर अब आप अगला स्टेप में सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ds जो है 2 ही रिएक्शन है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो 2 - 3 -1 होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो ये भी गलत है, इसका मतलब ये प्रोसेस गलत है। आंसर ds 0 है, लेकिन ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। और ये -1 तो गलत ही है। अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जब हमारे पास ये 2 अननोन रिएक्शन हो गया हुआ है, तो अब हमारे पास जो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसमें से एक जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन ऑफ fx बराबर 0, ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का, देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज क्या है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज है अननोन्स को पता लगाना, अननोन्स का पता लगाना। सपोज करते हैं कि हम समेशन ऑफ fx बराबर 0 को अप्लाई कर देते हैं इस बीम में, तो अगर यहाँ पे एक रिएक्शन है VA और यहाँ पे एक रिएक्शन है VB, अब समझ में आया ना यहाँ पे HA क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल लोड नहीं है। यही लोड अगर इंक्लाइंड होता तो इंक्लाइंड का कंपोनेंट हॉरिजेंटल आने लगता, इस वजह से हॉरिजेंटल रिएक्शन यहाँ पे आता। बेसिक से बिल्कुल सोचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सोचिए कि अगर आप थोड़ा देर के लिए अगर सोच रहे हैं कि समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू अगर आप 0 यूज करेंगे, समेशन ऑफ fx अगर आप 0 यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ कोई हॉरिजेंटल फोर्स है क्या, नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे इधर 0 और इक्वल टू आप लिखेंगे 0। तो ये 0 इक्वल टू 0 प्रूफ करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब है क्या कि 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा जो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 है, नॉट यूजफुल, ये हमारे काम का नहीं है। ये 0 को 0 के बराबर प्रूफ करना ही कौन सी बड़ी बात है भाई, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 हमारा यूज नहीं है, यूजफुल नहीं है। इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है यहाँ पे हम 2 ही है, इसलिए यहाँ पे ds जो होगा वो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। आंसर तो मे भी यहाँ से आपका आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस आपका यहाँ वाला ये बेसिक से सही है, बिल्कुल सही बात। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इस बीम में किस तरह से जो है SFD और BMD बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास बीम रहेगा, लोडिंग को देख के आप रिएक्शन निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि अगर आप सिमेट्रिकल लोडिंग लगाते हैं, यानी कि P यहाँ पे सेंटर पे लगा हुआ है, मिड पॉइंट पे लगा हुआ है, तो रिएक्शन जो है बंट जाता है आधा आधा, यानी कि VA जो है ये P/2 है और VB यहाँ पे P/2 है। अगर किसी को ये भी रिएक्शन नहीं पता है कि कैसे P/2 होता है, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि किसी भी पॉइंट A या B के अबाउट में मोमेंट का समेशन अगर आप 0 रख दीजिएगा, ठीक है, और VB और VA मान के ही बना लेंगे, तो वहां से आपको VA VB में रिलेशन आ जाएगा। और एक अगर आप समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो VA प्लस VB को इक्वल टू P रख लेंगे। जब इस दोनों इक्वेशन को यूज कर लेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो आपको VA P/2 और VB P/2 मिल जाएगा। इतना आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है, तो हम लोग इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट में इस तरह से लाइन खींच देते हैं। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, वो खुद समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ सपोर्ट था तो यहाँ एक लाइन खींच दिया, यहाँ लोड था तो यहाँ एक लाइन खींच दिया, यहाँ रोलर सपोर्ट था तो यहाँ एक लाइन खींच दिया, तो यहाँ यही तीनों क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल। अब हम लोग एक बेसिक लाइन, एक रेफरेंस लाइन, एक जीरो लाइन बोल सकते हैं इसको, 0 वाला लाइन अभी आपको समझाने के लिए ये हम लोग खींच दिए। अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। हमको क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम SFD।
तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। अच्छा, हमारा एजम्पशन हमेशा ये रहेगा कि हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट के तरफ चलेंगे, और लेफ्ट से राइट के तरफ चलते समय अगर पॉइंट लोड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा बीम में, तो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम में भी ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर कोई लोड नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा तो हम लोग भी नीचे की तरफ जाएंगे और उतना ही अमाउंट से जाएंगे जितना अमाउंट का लोड रहेगा। बिल्कुल सही बात। और चलेंगे हमेशा लेफ्ट से राइट। बहुत ईजी है शियर फोर्स डायग्राम बनाना। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर P/2 से लोड है तो हम लोग यहाँ P/2 ऊपर उठ गए। कहाँ उठ गए? P/2 ऊपर उठ गए। अब हम लोग को एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट का नाम हम C लिख देते हैं तो क्या A से C के बीच में कोई लोड है क्या? कोई लोड नहीं है। A से C के बीच में कोई लोड नहीं है, तो हमको पता है कि dV/dx इक्वल टू, हम लोग पहला रिलेशन लोड पर हैं, तो अगर A से C के बीच में कोई लोड नहीं है यानी कि dV/dx हमारा क्या हो गया? 0, यानी कि V हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कि यहाँ से जो शियर फोर्स है P/2, यही शियर फोर्स P/2 यहाँ तक कांस्टेंट रह गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको दिख रहा है कि C पे जो है वो P अमाउंट का लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि P से यहाँ पे नीचे चले आए। P से नीचे चले, अब देखिए क्योंकि प्लस P/2, आधा P/2 जो है यहाँ पे था, तो इसका मतलब आधा P/2 नीचे आ गया, यानी कि ये माइनस P/2 पे हम लोग आ गए। फिर से इस रिलेशन का आप हेल्प ले लीजिए। क्या C से B के बीच में कोई लोडिंग है क्या? कोई लोडिंग यहाँ पे नहीं है। कोई लोडिंग नहीं है, इसका मतलब dV/dx इक्वल टू 0, यानी कि V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो माइनस P/2 था यही हमारा शियर फोर्स यहाँ तक क्या रह गया? कॉन्स्टेंट रह गया। और पॉइंट नंबर बी पे पहुंचने के बाद हमको दिख रहा है कि P/2 का फिर से जस्ट अप का लोड है, और आपको देखने को मिलना चाहिए कि ये भी मैग्नीट्यूड तो P/2 ही है, यानी कि ये यहाँ से ये P/2 कहाँ टच करेगा? 0 को टच करेगा। आपका SFD या BMD सही है कि नहीं, वो पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 0 से शुरू होकर 0 पे ही पहुंचना है। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे जाके खत्म करना है, मतलब कहने का मतलब 0 से 0 लाइन को टच करना है ना, कहीं बीच में नहीं रुक सकता या फिर इसके ऊपर जाके नहीं खत्म हो सकता है। SFD को क्लोज होना पड़ेगा, BMD को भी क्लोज होना पड़ेगा। अब क्योंकि इस 0 लाइन या फिर रेफरेंस लाइन के ऊपर जो पार्ट बनता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, मान के लेते हैं, वैल्यू ही बता रहा है, तो ये हम लोग इस तरह से इसमें पॉजिटिव का साइन और इसमें इस तरह से निगेटिव का साइन दे देते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल बीम था तो ये तो L/2 पे ही ऐसा काम हुआ है, और ये L/2 यहाँ पे हुआ है इस तरह से। क्लियर है मेरा बात? अब चलिए, अब हमको इस चीज़ का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसके लिए रिएक्शन वगैरह लिखना है, सेक्शन कट करते हैं, सेक्शन में लेफ्ट देखेंगे राइट देखेंगे, उतना साइन कन्वेंशन का याद करना है। कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ किया ही नहीं, जो किए सो आप लोग के सामने, आप लोग देखें इसको। अब अगर हमको इसका BMD बनाना है तो BMD के लिए भी सेम प्रोसेस है कि आप एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और उसको आप 0 0 लाइन बता देंगे, 0 0 लाइन बता दिए। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हम लोग लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्योंकि मोमेंट का डायग्राम है तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोई मोमेंट यहाँ पे है या नहीं। हो सकता था यहाँ पे कोई कपल वगैरह लगा हुआ हो, है ना, लेकिन अभी तो कोई यहाँ पे कपल नहीं लगा हुआ है, कोई मोमेंट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग को 0 से ही स्टार्ट करेंगे। सिंपली सपोर्टेड के केस में कोई मोमेंट अगर नहीं दिया हुआ एक्स्ट्रा में तो 0 से ही शुरू होगा और 0 पे ही खत्म होगा, कोई इंड्स पे कोई मोमेंट नहीं आता है नॉर्मल केसेस में। बिल्कुल। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे कपल वगैरह देख लेंगे, अगर है तो फिर क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट से राइट ही चलते हैं हम लोग यहाँ भी, तो अगर क्लॉकवाइज कपल है, BMD बनाते समय आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे कॉपी में कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय में जब हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो क्लॉकवाइज कपल होता है उसको हम लोग अगर क्लॉकवाइज कपल होता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव मानने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग उतना ही अमाउंट से जंप्स अप, इतना ही अमाउंट, जैसे शियर फोर्स में कैसे P/2 ऊपर चले गए थे उसी तरह से क्लॉकवाइज है तो उतना ही अमाउंट से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। और अगर इसका उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कपल रहेगा तो इसको निगेटिव नहीं कहिए, इसको बोलिए कि जंप्स डाउन, जंप्स अप और जंप्स डाउन। पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलना है, सही, जंप्स डाउन और जंप्स अप याद रखेंगे उतना ही अमाउंट से। ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना है कि जो हम सेकेंड रिलेशन लिखे थे dm/dx इक्वल टू v, अगर इसको हम थोड़ा सा बदलने का कोशिश करें तो dm इक्वल टू v dx लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे और इस तरह से लिमिट लगा दे m1 m2 v1 v2, तो आपको दिख रहा होगा कि v इंटू dx क्या है, शियर फोर्स डायग्राम। ये देखिए v का ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे P/2 है लेकिन है तो v ही,
और ये इंटू डी एक्स मतलब एक लेंथ का, तो ये कहीं ना कहीं इसका एरिया नहीं बता रहा है। वाई इंटू डी एक्स, ये भाई शियर फोर्स वाई का फंक्शन है, इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होता था, एरिया होता था। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एरिया अंडर एस एफ डी है, एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम विथ साइन, साइन का भी साइन, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। इसको हम लोग यूज करना सिखाते हैं अभी कि ये m2 माइनस m1 इक्वल टू एरिया अंडर एस एफ डी क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू एरिया अंडर एस एफ डी। उसी तरह से इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे अगर, तो डी भी इक्वल टू लिख सकते हैं w इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो w डी एक्स क्या हो जाएगा, एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम और चेंज इन शियर फोर्स। तो चेंज इन शियर फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम। तो ये भी आप नोट कर लेंगे साइड में। जो भी साइड वाला पॉइंट सब होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब समझेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर आप बोले थे कि शॉर्टकट बताएंगे, आप इतना डिटेल बता रहे हैं, आप इतना टाइम ले रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे बता रहे हैं तो उसमें समय लगेगा, लेकिन आप लोग जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकेंड से भी कम टाइम में आप ही बना लेंगे, और बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये माइंड में छप जाएगा बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर। तो अब चलते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, शियर फोर्स का वैल्यू ए से लेके सी तक क्या है, कांस्टेंट है, प्लस पी बाई टू है। यानी कि अगर हमको पता है कि डी एम बाई टी एक्स जो होता है वो सी भी है, यानी कि भी यहाँ पे पी बाई टू से क्या है, कांस्टेंट है। ये जो शियर फोर्स है भी, यही तो यहाँ पे अभी क्या है हमारे पास पी बाई टू है, और ये कांस्टेंट है, वेरी थोड़ी कर रहा है, इसमें कोई एक्स वगैरह थोड़ी लगा हुआ है, ये तो कांस्टेंट टर्म है पी बाई टू। यानी कि ये अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो है स्लोप। डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, स्लोप होता था कर्व वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह से यहाँ डी एम बाई डी एक्स, कर्व एम क्या है, कर्व एम को ही तो बी एम डी बोलते हैं, उसी का स्लोप है, स्लोप ऑफ बी एम डी। तो स्लोप ऑफ बी एम डी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। अच्छा, शियर फोर्स कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव है। तो कांस्टेंट पॉजिटिव का स्लोप कैसा बनता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस, तो अगर ये लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ से एंगल अगर जाता है थीटा, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो यही तो स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप। अगर यहाँ से भी बनाएंगे तो यही थीटा बनेगा, दोनों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि ये इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस हो गया, और इसका कुछ वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे अभी एम होता। अब आप बताइए कि एम का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको अभी अभी बताए थे कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर एस एफ टी। तो इसके अंदर का एरिया क्या है, इसके अंदर का एरिया हमारे पास क्या है, प्लस में पी बाई टू है और इंटू एल बाई टू, यानी कि ये है हमारे पास पी एल बाई फोर, यानी कि ये एम का वैल्यू यहाँ पे आ गया पी एल बाई फोर। क्लियर है सारा बात। पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखिए जब यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, सी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एस एफ डी का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही। ये 1 डिग्री कर्व है, ये कैसा कर्व है, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, और निगेटिव के साथ कांस्टेंट तो है ही, मतलब 1 लाइन डिग्री तो बनेगा ही, लेकिन इस बार कैसा है, निगेटिव। इसका मतलब इस बार जो ग्राफ बनेगा वो कहीं कहीं ऐसा बनेगा, निगेटिव स्लोप ऐसा बनता है और पॉजिटिव स्लोप ये होता है। आपको ये सबसे बिल्कुल बेसिक मैथ का पता होगा। इसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता है नोट कर लेंगे, पॉजिटिव स्लोप, और इसको बोलते हैं निगेटिव कांस्टेंट स्लोप, निगेटिव कांस्टेंट स्लोप, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। तो यहाँ से निगेटिव कांस्टेंट स्लोप बना देना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर ही सारा का सारा डायग्राम बन गया, तो पूरा का पूरा बीएमडी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। और इस तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिला है इसमें बीएमडी का, वो वैल्यू हमको मिला है PL बाई 4। क्लियर है। ये तो हो गया SFD और BMD। अब एक चीज एक्स्ट्रा बताते हैं आपको। देखिए अब क्या है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये कहीं साइन चेंज नहीं कर रहा है। इसमें जो है पूरा का पूरा BMD प्लस में ही बना हुआ है। तो जो BMD अगर प्लस में बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का, सैगिंग बेंडिंग या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कुछ नहीं, ये बीम को डिफ्लेक्ट करेगा सीधा यू में, सीधा यू में। बीम को कैसा डिफ्लेक्ट करेगा, सीधा यू में, मतलब यू मतलब सीधा यू, स्ट्रेट जैसा यू होता है वैसा यू, सैगिंग शेप यही होता है।
तो पॉजिटिव है, मतलब इसको देख के हमको पता चला कि ये बीम, इस लोड लगने की वजह से बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होने वाला है। तो क्योंकि सैगिंग है मतलब सीधा यू है, तो ये बीम जो है कहीं ना कहीं इस लोड का डिफ्लेक्शन होने के बाद वजह से ये लोड इस तरह से ये बीम का डिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ एंगल बन गया थीटा बी और यहाँ पे कुछ एंगल बन गया थीटा ए। ये वैल्यू ऑफ थीटा ए और थीटा बी कैसे निकलता है ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पढ़ना होता है, और उसमें भी हम लोग को जरूरत पड़ता है इस बीएमडी का, तो आपको ध्यान रखना है इस बीएमडी को। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे हुआ खत्म। अच्छा, तो इसमें कहीं भी साइन चेंज नहीं कर रहा है, वो वाला पॉइंट सुन लीजिए। इसमें बीएमडी कहीं कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी पीओसी नहीं है, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इसमें नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ इसमें कंट्राफ्लेक्शन इसमें नहीं है। बहुत लोग सोचता है कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ जीरो होता है उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, जीरो तो यहाँ भी है यहाँ भी है। क्या इसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे बीएमडी अपना साइन चेंज करता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी यही होता है। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन से में, कि जहाँ पे बीम का डिफ्लेक्टेड शेप, इसको डिफ्लेक्टेड शेप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड शेप। तो डिफ्लेक्टेड शेप में कहाँ कर्वेचर चेंज हो रहा है? तो क्या इस बीम का कोई कर्वेचर चेंज हो रहा है? ये तो एक ही कर्व है ना भाई। ये कर्व को अगर आप पूरा करना चाहिए तो सिमेट्रिकल है, तो ये कर्व इस तरह से सर्कल बना के इस तरह से सर्कल बना, तो इसका कर्वेचर कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा जाता है डिफ्लेक्टेड शेप में, जहाँ पे डिफ्लेक्टेड कर्वेचर मतलब कि कहीं ऐसा इस तरह का कुछ रहता, तो ये देखिए यहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये सीधा यू उल्टा यू से मिल रहा है, तो ये कर्वेचर चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ तो बना नहीं है अभी। तो इस तरह से हम लोग को सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोगों ने डीएस का कॉन्सेप्ट देखा, हम लोगों ने बेसिक रिलेशन डीवी बाई डी एक्स, डीएम बाई डी एक्स। अच्छा, ये सब रिलेशन अभी फर्स्ट वीडियो था इसका, इसलिए हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देंगे। सेकेंड जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें हम लोग इतना सारा डिटेल का बात नहीं करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।